न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ध्यान से सुनो, बढ़िया सा चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रीवियसली वी स्टडीड मोशन। हमने क्या पढ़ा? पहले मोशन पढ़ा है, क्लियर इतनी बात। लेकिन कॉज विच वॉज प्रोड्यूसिंग मोशन will be studied in this chapter. मैंने क्या कहा? हमने पिछले चैप्टर तक क्या पढ़ा था? मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ बॉडी। हाँ, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। जब मैं बोलूंगा मैकेनिक्स खत्म, तब मैकेनिक्स खत्म होगी। अभी मैकेनिक्स ही चलेगी काफी दिनों तक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है, लेकिन किस वजह से होता है, कॉज हमने पढ़ा नहीं है। अब कॉज ऑफ मोशन जो हम पढ़ेंगे यहां पर, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज व्हाट? डायनेमिक्स। क्या कहलाती है? डायनेमिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, वेयर we deal with cause which produces motion। मैंने क्या कहा? अब हम किससे क्या पढ़ेंगे? हम डायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जहां पर हम पढ़ते हैं कारण जिसकी वजह से मोशन हुआ था, कॉज जिसकी वजह से मोशन पार्टिकल में आया था, वो कॉज पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरी यूनिट में हम यही पढ़ेंगे, क्लियर है? आधी बात यहां पढ़ेंगे, ठीक है। आधा कॉज हम बाद में लेटर ऑन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी हमने मोशन में हमने अभी तक रेक्टिलिनियर और थोड़ा बहुत कर्विलिनियर मोशन पढ़ा है, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन हमने रोटेशनल, बेटा मैंने क्या कहा? मैकेनिक्स अभी खत्म नहीं होगी, मैकेनिक्स खत्म होगी सितंबर एंड में, ठीक है, या अक्टूबर मिड में। अभी कुछ नहीं, अभी चुपचाप सुनो। रोटेशनल मोशन अभी हमने नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कर्विलिनियर मोशन, ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, लेकिन हमने रोटेशनल मोशन अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो। जो हमारा कॉज होता है मोशन का, वो दो कॉज होते हैं। एक होता है फोर्स और एक होता है टॉर्क। दीज आर कॉज ऑफ मोशन, किसी भी टाइप के मोशन का कॉज है, ठीक है। फोर्स एंड टॉर्क आर कॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम डील करेंगे फोर्स। क्या डील करेंगे? फोर्स, क्लियर है। टॉर्क हम लेटर ऑन डील करेंगे जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। ये चीज एक साथ पढ़ी जाएगी, ठीक है, इतनी बात। बाकी हम अभी फोर्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम टॉर्क के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड रोटेशनल मोशन। जब रोटेशनल मोशन पढ़ लेंगे तो हम टॉर्क की बात भी करेंगे, लेकिन वो अभी आगे की बात है। तो इस चैप्टर में हम किसको पढ़ने वाले हैं? फोर्स विच इज वन ऑफ द कॉज ऑफ मोशन, क्लियर इतनी बात। फोर्स इज वन ऑफ द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसको हम ढंग से पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। दो चैप्टर आएंगे, एक न्यूटन्स लॉ विदाउट फ्रिक्शन एंड एक आएगा न्यूटन्स लॉ विद फ्रिक्शन, ठीक है। अब चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऊपर लिखा हुआ है। कुछ लोग चैप्टर का नाम ही पूछ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चल रहा, हेडिंग डाल रखी है, ठीक है। अब देखो भाई,
तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लिखो जरा, लिखो सबसे पहले, लिखो ओवर हियर वी आर गोइंग टू डील विद, लिखो जो मैं बोल रहा हूं, ओवर हियर वी आर गोइंग टू डील विद motion of cause, over here we are going to deal with cause producing motion, cause producing motion, that is force, that is force. क्लियर है भाई, क्लियर है सबको, तो यस लिखो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब सबसे पहली बार आपने फोर्स कब पढ़ा था भाई, ये बता दो मुझे, 8th में, है ना, ठीक है। भाई बेटा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया जो मैं आपको रिपीट कर दूं, कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट कर दो, मैंने क्या कहा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कॉज जिसकी वजह से मोशन आया था, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और वो कॉज मैं कौन सा बोल रहा हूं आपको, फोर्स बोल रहा हूं, तो मैं फोर्स के बारे में बात करूंगा। टॉर्क भी एक कॉज है, लेकिन टॉर्क को हम बाद में डील करेंगे, नॉट ओवर हियर। अब फोर्स सबसे पहले मैंने शायद 6th क्लास में पढ़ा था, मुझे जहां तक याद है, ठीक है। जब मैंने 6th क्लास में फोर्स पढ़ा था तो मुझे एक डेफिनेशन दी गई थी फोर्स की। क्या डेफिनेशन थी बेटा, फोर्स की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे सबसे पहले, जो आपको 6th क्लास में, लिख दो चैट बॉक्स में। महीन लिख रहा है पुश और पुल, पुश और पुल। चलो रुक जाओ भाई, रुक जाओ। जितने लोगों ने पुश और पुल लिखा है, बस अब कोई नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में, चुपचाप रुक जाओ। सबने पुश और पुल लिखा था, ठीक है, रुक जाओ। जितने लोगों ने पुश और पुल लिखा है उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करो यार, जिन्होंने लिखा फोर्स इज पुश और पुल, वो अपने आप को एक एक थप्पड़ मार लो, जोर से। मार लिया भाई, ठीक है, इन्होंने मार लिया अपने आप को थप्पड़। अब मेरा सवाल यह है, क्या आपने अपने ऊपर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? सागर मखीजा नो लिख रहा है, महक गर्ग नो लिख रही है, ठीक है, इतनी बात। कुछ लोग यस भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो भाई, जो लोग नो लिख रहे हैं वो सही है, आपने अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने अपने ऊपर कोई, बेटा अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन ना लिखो, जितनी बात मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उतनी के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात। कोई डेफिनेशन नहीं लिखेगा, चुपचाप से मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ वो सुनो। मैंने क्या कहा, आप लोगों ने अपने आप को जब थप्पड़ मारा, ठीक है, या मैं ऐसे मारता हूं अपने हाथ पे, ठीक है, इतनी बात, तो ध्यान सुनो, मैंने अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, इतनी बात। फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज पुश और पुल exerted by one body on another body, या फोर्स इज पुश और पुल exerted by one object on another object। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई? सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। अब कह रहा हाथ ने गाल पे लगाया, हाँ, अब ये कहानी है, अगर आप हाथ को और गाल को अलग अलग मान रहे हो तो आपके हाथ ने गाल पे जरूर लगाया, लेकिन मैंने क्या बोला, आपने अपने ऊपर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, मैंने ये वर्ड यूज करा था। बेटा पहले तो लैंग्वेज को ध्यान से समझ लो, ठीक है। आपको या तो अंग्रेजी नहीं आती या हिंदी नहीं आती कई बार, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है। हाथ ने जरूर गाल पे लगाया अगर दोनों को डिफरेंट मान रहे हो, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा है कि आपने अपने ऊपर फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, तो आपने अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है। अब अगर मैं अंश को मैं जाकर के थप्पड़ मारूं, अंश, तो फोर्स लगा या नहीं लगा, जरा बता। अंश लग गया, ठीक है, इतनी बात। तो मैं एक डिफरेंट बॉडी हूं, मैंने तेरे ऊपर फोर्स लगाया, इट मींस दैट पुश और पुल exerted by me on अंश is called as what? force। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूटन के 3 लॉ हैं, उन तीनों लॉ को हमें पढ़ना, फिर इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, सही बात है। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज इट्स इनर्शिया, ठीक है, इतनी बात। अब उस स्टेट को अगर हम चेंज कर पाते हैं, ठीक है, इतनी बात, तो हम कहते हैं कि बॉडी पे फोर्स लगा। एक और डेफिनेशन है फोर्स की। क्या डेफिनेशन है? पहले सुनो। स्टेट ऑफ बॉडी आइदर एट रेस्ट और इन मोशन इज इट्स इनर्शिया। उस बॉडी का क्या हो गया? इनर्शिया हो गया। ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात। मैंने क्या कहा? स्टेट किसी बॉडी की रेस्ट पे होना या मोशन पे है, वो उस बॉडी का वो इनर्शिया है। नाउ whenever inertia या state of body, whenever inertia of body changes, then we say body experienced force। जब बॉडी का इनर्शिया चेंज होगा तो हम कहेंगे बॉडी पे क्या लगा? फोर्स लगा भाई। अरे क्लियर है? जब बॉडी का इनर्शिया चेंज होगा तो हम कहेंगे बॉडी पे क्या लगा? फोर्स लगा। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। तो फोर्स की दो कहानी बता दी हमने। एक पुश और पुल एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं ये इनर्शिया वाली बात समझ नहीं आई, ठीक है। इनर्शिया वाली बात समझ नहीं आई तो देखो एक मिनट, मैं यहां चुपचाप से खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब मेरा इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट वाला है। अब मैं चलने लगा। अगर मैं चलने लगा तो मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स किसी दूसरी चीज ने लगाया है। मैंने खुद अपने ऊपर खुद नहीं लगाया। अगर मैं चल रहा हूं तो कोई दूसरा ही मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। यस और नो? तभी मेरा स्टेट ऑफ रेस्ट से मैं किस में आया? स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं दौड़ रहा हूं और मैं अपने आप को रोकता हूं किसी तरीके से, ठीक है, इतनी बात। अगर मैं दौड़ रहा हूं और मैं अपने आप को रोकता हूं किसी तरीके से, तो किसी दूसरे बंदे, किसी दूसरी चीज ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया ताकि मेरा मोशन रेस्ट पे आ जाए। इनर्शिया चेंज हो गया। यस और नो? ठीक है। अब बेटा वो अलग बात है, कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ भी लिखे जा रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसको समझो, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको छोड़ दो, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतने पे ध्यान दो। इनर्शिया स्टेट होती है सिस्टम बॉडी की। मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। अब मुस्कान है कोई लड़की, वो बोल रही है इनर्शिया क्या होता है। बेटा एक काम कर, सुन, समझा देते हैं। मुस्कान एक काम कर, घर के बाहर कोई ट्रक खड़ा है, ठीक है, खड़ा है मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो उसे धक्का दे, वो चल जाएगा? मुस्कान, चल जाएगा? नहीं। और अगर बाहर साइकिल खड़ी हो, उसको धक्का देगी तो चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? अब यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट ट्रक का ज्यादा था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका ज्यादा था? ट्रक का। और साइकिल का क्या था? कम। बात समझ में आई? कि थोड़ा फोर्स लगाने पे साइकिल तो मूव कर गई, ठीक है, इतनी बात, लेकिन ट्रक को आप मूव नहीं करा पाए। यानी कि ट्रक का इनर्शिया क्या है? ज्यादा है, और साइकिल का क्या है? कम है।
क्लियर भाई? तो इसी को इनर्शिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर सामने से ट्रक आ रहा हो मुस्कान, तो खड़ी हो जाएगी, रोक पाएगी? सामने से ट्रक आ रहा हो, ट्रक के सामने खड़े हो जा, रुक जाएगा? नहीं। यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन उस ट्रक का ज्यादा है, लेकिन अगर सामने से साइकिल आ रही हो तो रोक सकती है कि नहीं रोक सकती साइकिल को? रोक सकती है, बिल्कुल। तो इनर्शिया ऑफ मोशन साइकिल का कम है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा क्यों, वो भी बता देते हैं भाई। ट्रक के वजन और साइकिल के वजन में बहुत ज्यादा अंतर है। अरे हां या ना? मास में बहुत अंतर है। दूसरी चीज, चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा और, सिर्फ मास पे ही नहीं डिपेंड करता इनर्शिया, इनर्शिया एक चीज पे और डिपेंड करता है। एक काम करो भाई, हाँ अंशिका बोल रही स्पीड पे, बिल्कुल सही बात है। मैंने गोली मारी किसी को, बुलेट, मैंने गोली मारी, एक्सेलरेशन नहीं करता भी, जितना बोल रहा हूं उतना सुनो। मैंने किसी को गोली मारी, बुलेट, बुलेट समझते हो, बंदूक से गोली मार दी, क्या उस गोली को कोई रोक सकता है? रजनीकांत तो है नहीं कोई, हाँ या ना? तो अब यानी कि बुलेट की स्पीड के, उसका भी इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा है। उसको रोकने के लिए बड़ा सा फोर्स चाहिए, या बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह कुछ चाहिए। यानी कि स्पीड और मास दोनों फैक्टर पे कौन डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है। यस और नो? अरे बहुत तेजी से साइकिल ही आ रही हो तो आपको लपेट देगी। अगर साइकिल आराम से आ रही है तब तो आप रोक लोगे, लेकिन साइकिल अगर तेज आ रही है बहुत, तो क्या आप खड़े होना चाहोगे उसके सामने? नहीं खड़े होना चाहोगे। तो अब मैं बता रहा हूं, इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर भाई? इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। दैट इज, हम कह सकते हैं मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इतनी बात। मोमेंटम इज पैरेलल टू वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड में मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एसआई यूनिट इसकी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई? क्लियर है इतनी बात? तो यस लिख दो, मिटा दें इसे। चलो अब जरा देखो, तो मैंने क्या कहा, किसी भी बॉडी का जब इनर्शिया चेंज होगा तो हम कहेंगे कि उस बॉडी पे फोर्स लगा। अब रुद्र कह रहा पैरेलल कैसे? बेटा P वेक्टर इज मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। अगर A वेक्टर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर टाइम्स B वेक्टर है तो A और B पैरेलल होते थे। तो इसी तरीके से P वेक्टर इज इक्वल टू सम मास इज सम पॉजिटिव नंबर इनटू वेलोसिटी, तो P और B क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब इतनी बात हो गई। अब देखो मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। आप बस में बैठे हुए हो, लिखो नहीं, चैट बॉक्स बिल्कुल छोड़ दो, फ्री छोड़ दो चैट बॉक्स को। चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। चैट बॉक्स बिल्कुल बंद कर दो, किसी को कुछ नहीं लिखना है। अब मेरी बात सुनो, मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। आप बस में बैठे हुए हो, बस रेस्ट पे है, अचानक बस चलना शुरू करती है, तो आपकी बॉडी पीछे जाती है कि नहीं जाती है? मतलब आप खड़े थे मान लो बस में, आप लोग चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखोगे जब तक मैं कहूंगा नहीं, ये सबको ऑब्जर्व होता है। आप बस में खड़े थे, सपोज दिस इज बस, बस आगे चलने लगी अचानक, आपके पास क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब बस अगर चलने लगी अचानक तो आपका लोअर पोर्शन अभी भी बस के साथ कांटेक्ट में है और टॉप पोर्शन आपका कांटेक्ट में नहीं है। तो टॉप वाला किस पे था? रेस्ट पे। लोअर वाला किस पे आ गया? मोशन पे। तो आप कुछ ऐसे हो जाते हो, टेढ़े गिरते हो कि नहीं गिरते हो? यस और नो? लोअर पार्ट मोशन में आ गया और अपर पार्ट अभी भी रेस्ट पे है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरीके से अगर बस चल रही है
और आप बस में चुपचाप से खड़े हो, तो आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। अचानक बस रुक जाती है, अचानक बस रुकेगी तो आप एक चीज देखो, आपका नीचे वाला पोर्शन रेस्ट पे आ जाएगा, ऊपर वाला किस में रहेगा, मोशन में। तो आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? यस और नो? ठीक है, अब इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और चीज, अगर आप कार में बैठे हो और कार आपके मोड़ काट रही है, टर्न कर रही है, तो आप बाहर की तरफ जाते हो कि नहीं जाते हो? कार अगर टर्न करती है तो आप बाहर की साइड निकलते हो कि नहीं निकलते हो मोड़ पे? तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, पहले जिस डायरेक्शन में था उसी में रहना चाहेगा। आप एक काम करो, जैसे मान लो कार इधर मुड़ रही है, तो मैं किधर की तरफ जाऊंगा? मैं एक्चुअल में पहले गाड़ी ऐसे जा रही थी सीधे, अचानक गाड़ी इधर मुड़ गई, तो मेरी बॉडी सीधे जाना चाहेगी, इस वजह से मुझे लगता है कि मैं बाहर की तरफ आया। यस और नो? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सब तो फालतू बातें, इसको हम पढ़ना चाहते हैं प्रॉपरली, लॉज से, मैथमेटिकली। ठीक है, अब तो अब ये ध्यान रखना कि अगर, चलो चलती हुई बस से जब उतरते हैं, देखो चलती हुई बस से जब आप उतरते हो, मेरी बात ध्यान सुनो, चलती हुई बस से जब आप उतरते हो तो आपके पास वेलोसिटी होती है, लेकिन जैसे ही आपका पैर जमीन पे टिकता है, नीचे वाला हिस्सा किस पे आ जाता है, रेस्ट पे, और अपर पोर्शन अभी भी किस में होता है, मोशन में। तो आप मुंह के बल गिरते हो। यस और नो? अगर आप चलती हुई बस से उतरो और आपका पैर जैसी जमीन पे आया, तो आपका पैर तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन मोशन, तो आप क्या करते हो, आगे की तरफ गिर जाते हो। यस और नो? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई दिक्कत है इसमें? अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो हो गया। अब आते हैं हम मेन काम पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहले आप लोग लिखो भाई, सबके पास कॉपी पेन तो हो गई है? सबके पास कॉपी पेन? ठीक है, लिखो जरा, if vector sum of all the forces, if vector sum of all the forces acting on body, if vector sum of all the forces acting on body is zero, if vector sum of all the forces acting on body is zero, then state of body do not change, state of body do not change। अब मेरी बात सुनो, ये मेरे पास कोई बॉडी है, ध्यान सुनना, इस बॉडी पे एक फोर्स ये लग रहा है F1 वेक्टर, एक फोर्स ये लग रहा है F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4, और भी हैं कई सारे। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ F1 वेक्टर प्लस F, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो सम भी इनका वेक्टोरियल ही होगा, F2 वेक्टर प्लस F3 डैश डैश जितने भी हैं इज इक्वल टू नल वेक्टर, या समेशन Fi वेक्टर इज नल वेक्टर। ठीक है, देन स्टेट ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है? पहला मतलब, इफ body was at rest, then it continues to be in
स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे था तो वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट में ही रहेगा अगर सारे फोर्सेस का सम क्या है, 0 है। दूसरी बात, इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बेटा, if body is in uniform motion then it continues to be in uniform motion continues to be in a state of uniform motion। ये हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। क्लियर है भाई? बेटा यही तो कह रहा हूं, अगर सारे फोर्सेस का सम 0 है तो इसका अपने आप मतलब ये निकलता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। ठीक है, तभी मैंने कहा कि अगर नेट फोर्स 0 है बॉडी पे तो स्टेट बॉडी की चेंज ही नहीं होती है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात। जैसे मैं यहां चुपचाप से खड़ा हूं भाई, ठीक है, मैं चुपचाप से खड़ा हूं। अब जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक मैं ऐसे ही चुपचाप से पड़ा रहूंगा। ठीक है, इस कमरे में ये बोर्ड चुपचाप से ऐसे ही पड़ा है भाई। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है। ठीक है, कोई व्हीकल सड़क पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। दूसरी चीज, अब आते हैं हम सेकंड लॉ पे। इसके सवाल कैसे आएंगे? विशाखा कह रही एनयूएम क्यों नहीं लिया? बेटा एनयूएम में एक्सेलरेशन आ जाएगा विशाखा। एक्सेलरेशन आ जाएगा मतलब वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी मतलब मोमेंटम चेंज करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा मतलब इनर्शिया चेंज करेगा, इनर्शिया चेंज करेगा तो फोर्स लगेगा। विशाखा, विशाखा, ठीक है, तो पूरी बात ध्यान सुनो। अब क्या कहानी है? अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब फर्स्ट लॉ कब तक वैलिड है? ध्यान सुनना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ मोमेंटम नहीं कहते। ईशान, तेजस्व, ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, आप मोमेंटम मत कहो। मैंने क्या कहा? फर्स्ट लॉ के सवाल कैसे? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, इतनी बात, तो और वो रेस्ट पे ही रह रही है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही है हमेशा के लिए तो उस पर भी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो हम जब सवाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगर गिवन है बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस उस पे सम फोर्स का क्या? 0। अंकित राज कह रहा है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बेटा अंग्रेजी की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो? सिंपल रखो चीजों को, इतना अंग्रेजी पसंद मत बनो, वरना फिर मैं बोलना शुरू करूंगा अंग्रेजी में ढंग से। ठीक है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। अब सिंपल रखो चीजों को ताकि आपको समझने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आ जाओ न्यूटन सेकंड लॉ। आप में से कोई डिफाइन करना चाहेगा न्यूटन सेकंड लॉ को? अगर डिफाइन करना चाहते हो चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट। कर्तव्य ने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नीरज सैनी भी मास इनटू एक्सेलरेशन। और कोई भाई? हाँ, अब आ जाओ, रुको भाई। कुछ लोगों ने मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, वो गलत लिख रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लो। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, पहली बात तो मैंने लिखा फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, यानी कि कोई दूसरा लगा रहा है इस बॉडी पे। बेटा मेरी बात सुनो, लिखो नहीं, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, कौन लगा रहा है? दूसरा लगा रहा है। ठीक है, कुछ मत लिखो चैट बॉक्स में। मैंने क्या लिखा? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू rate of change of linear momentum of body with respect to time।
एक बात बताओ यार, मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि इनर्शिया अगर चेंज होगा, मैंने कहा था इनर्शिया अगर बदलेगा, ठीक है इतनी बात, तो फोर्स लगेगा बॉडी पे, यही कहा था। अरे हां या ना? अब इनर्शिया क्या चीज बोली थी मैंने? इनर्शिया क्या बोला था? मोमेंटम बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, अब अगर मोमेंटम चेंज ही नहीं करेगा तो फोर्स जीरो होगा, लेकिन अगर मोमेंटम चेंज करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अब जितनी तेजी से चेंज करेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। न्यूटन की बात ये हो गई। मेरी बात सुनो भाई, लीनियर मोमेंटम बेटा, मोमेंटम ही होता मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है इतनी बात। उसी को मैं लीनियर मोमेंटम लिख रहा हूं, अच्छा वर्ड है उसके लिए, लीनियर मोमेंटम, ठीक है इतनी बात। अब मैंने क्या कहा कि भाई हमने कहा था कि मोमेंटम चेंज करे, सॉरी इनर्शिया चेंज करेगा तो फोर्स लगेगा, यही कहा था। सुनते रहो, चैट बॉक्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, चुपचाप सुनो। मैंने कहा इनर्शिया चेंज करेगा तो फोर्स लगेगा। व्हाट वाज इनर्शिया? लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा तो फोर्स लगेगा, ये मतलब आ गया इसका। जितनी जल्दी से चेंज करेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना स्लोली चेंज करेगा उतना कम फोर्स लगेगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं एक बालक को ऐसे करके पकड़ता हूं, बड़े आराम से ऐसे खींचता हूं धीरे धीरे, तो बड़ा कम फोर्स लगा रहा हूं, और ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दूं तो बड़ी तेजी से खींच रहा हूं उसे, मतलब उसका मोमेंटम तेजी से चेंज हो रहा है। यस और नो? ठीक है, तो अब अभी मैं और भी बात बताऊंगा। F इज इक्वल टू K इंटू dP बाय dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस फोर्स और नॉट? यही मतलब हुआ इसका, हां या ना? फिर न्यूटन ने क्या कहा? फिर न्यूटन ने कहा भाई कि K इज वन फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंपेरिकली। तो इससे हमें मतलब नहीं कैसे आया, इंपेरिकली उसने प्रूव किया था। तो फोर्स हमारे पास क्या आ गया? F इज इक्वल टू dP बाय dt। यस और नो? फोर्स आ गया हमारे पास dP बाय dt। बेटा प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, देखो एक मिनट, कीर्ति कह रही है समझ नहीं आया। प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कीर्ति रेट ऑफ चेंज क्या होता है जरा बताना, रेट क्या होता है? डी बाई डी एक्स लिखते थे कि नहीं लिखते थे? कीर्ति, रुद्र भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सत्यम कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा मोमेंटम अच्छा वर्ड नहीं है, इट मस्ट बी लीनियर मोमेंटम। सत्यम पहली बात तो समझ ले, ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर वर्ड इज लीनियर मोमेंटम। अब क्या कहानी है? रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम? तो डीपी बाई डी तो लिखूंगा यार, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम लोग? अब तो F इज इक्वल टू डीपी बाई डी हो गया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस फोर्स। कौन सा? इंस्टेंटेनियस। अत्यंत ऐसा कुछ मत लिखो जो आप आगे लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो सारी बातें गलत हैं। अंडर सम कंडीशंस दोज आर ट्रू, अंडर सम कंडीशंस दोज आर रॉन्ग, ठीक है। अब तो फोर्स इज डीपी बाय dt। कौन सा फोर्स? इंस्टेंटेनियस। ऑन बॉडी। अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं तो F एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको पता क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। यही होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, रेट ऑफ चेंज इज दिस, एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज दिस। अब यहां पर फोर्स इंस्टेंटेनियस पैरेलल होगा dP के, मतलब इंस्टेंटेनियस फोर्स इज पैरेलल टू dP, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हां या ना? अरे भाई 1/dt एक अगेन क्या है? स्केलर पॉजिटिव नंबर है। इसी तरीके से एवरेज फोर्स इज पैरेलल टू डेल्टा P वेक्टर। इतनी बात सबको समझ में आती है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, इतनी बात सबको समझ में आती है? किसी को डाउट नहीं है इसमें? अब क्या कहानी है, मेरी बात ध्यान सुनो। इतना हो गया। अब आप एक चीज और, डीपी की यूनिट थी केजी मीटर पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड, तो एसआई यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज
रिफर्ड एज 1 न्यूटन। क्या कहलाता है? 1 न्यूटन। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज रिफर्ड एज 1 न्यूटन। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत हो तो बोलो बेटा। नहीं। अब ये तो ऐसा यूनिट आ गई, फालतू की बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अब हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान सुनो। अब यहां पर हमें क्लियर हो गया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आ गया। अब मेरा सवाल ये है, सक्षम कह रहा है इंस्टेंटेनियस बताना। भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर किसी भी फंक्शन का बताना होता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सक्षम डेरिवेटिव होता है। अगर y का x के रिस्पेक्ट में है तो dy बाय dx, और अगर एवरेज की बात करें तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये कहते हैं सक्षम। अब सुनो भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना। न्यूटन को सपना आया था कि उसने ये बोला कि भाई मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ही क्या कहते हैं, फोर्स होगा। अगर न्यूटन को सपना आया होता तो अच्छी बात है, या कोई लॉजिक दिया होगा उसने इसके साथ में। जल्दी बोलो भाई बालकों, जल्दी। लॉजिक दिया होगा ना, तो क्या लॉजिक दिया होगा भाई उसने, ये भी बता दो मुझे। क्या लॉजिक दिया होगा? मुझे नहीं पता न्यूटन ने क्या दिया होगा, मैं लॉजिक देता हूं। ठीक है, इतनी बात। हाँ, एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, मैं देता हूं लॉजिक। ठीक है, रुक जाओ। ठीक, हाँ, मैं अपने आप ही ऑब्जर्व करा रहा हूं, न्यूटन ने ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिया। अब कुछ लोगों को यार मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिनको वेक्टर नहीं, जिन्होंने पढ़ा ढंग से, या क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें। कुछ कह रहे हैं डीपी के पैरेलल कैसे आया। बेटा आज ही मैंने एक्सप्लेन कराया, और वेक्टर चैप्टर शायद आप लोग पढ़ चुके हो। ए वेक्टर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर टाइम्स बी। चैट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं कि ये कैसे आया। भैया ए और बी पैरेलल होते हैं, इसका मतलब ये होता है अगर के पॉजिटिव है तो एफ 1/dt क्या हो गया, के हो गया, और डीपी बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? और मैंने पहले जब पूछा तो सबने यस लिख दिया था। अब सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो। न्यूटन का लॉजिक क्या रहा होगा, मेरी बात ध्यान सुनना। मुझे नहीं पता न्यूटन ने क्या लॉजिक दिया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं एक्चुअल में क्या लॉजिक आएगा। देखो, मान लेते हैं, किसको ले तुम में से, किसी एक बालक को ले लेते हैं। बेटा कंक्लूड वगैरह भी बताएंगे, पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। देवांश को ले लेते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। चलो, ये रहा देवांश। ठीक है, ये देवांश है। मैंने क्या करा, देवांश के साथ क्या खेल करा मैंने कि भाई यहां पर एक रस्सी से एक बैग टांग दिया और इस बैग में ईंट भर दी। क्या भर दी? ईंट भर दी। क्लियर है? एक मिनट, चलो, ईंट भर दी इसमें। अब और एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। मैं यहां खड़ा हो गया, और उसी रस्सी से एक बैग और इसमें रुई भर दी भाई, कॉटन। ठीक है, रस्सी से एक बैग लटका, उसमें ईंट भरी है और एक में कॉटन भरा है। ठीक है, अब जो भी ले लो, सेम वेट जो भी लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या करा, इस बैग को यहां पीछे ले गया और मैंने छोड़ दिया। हाँ, देवांश की आंखों पे पट्टी बांध रखी हुई। आंखें बंद है इसकी। ठीक है, इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, जब ये ईंट का बैग आके लगेगा देवांश को, तो देवांश को बढ़िया सी चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। ठीक है, सेम काम यहां करा,
हमने कॉटन वाला बैग पीछे ले गए, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्ड है, और बैग को पीछे ले गए और छोड़ दिया और मेरे ऊपर लगा, कौन निपटेगा भाई? देवांश निपट जाएगा, पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि उसे ज्यादा चोट लगेगी। ठीक है, अब यानी कि जो फोर्स बैग लगा रहा है देवांश पे, दैट इज, या फोर्स मेरे ऊपर जो लगा रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास समव्हाट, यस और नो? ठीक है, उतने ही बड़े बैग में कॉटन भरोगे या ईंट भरोगे तो कौन से में ज्यादा मास आएगा? ईंट ज्यादा आएगी शायद, हाँ या ना? अरे यार, तुम्हारे स्कूल बैग ले लिया मैंने, ठीक है, उसमें एक बैग में कॉटन भर दिया, एक बैग में क्या कहते हैं ईंट भर दी, तो कौन से वाले में ज्यादा आएगी? ईंट वाला ज्यादा होगा मास। ठीक है, अब दूसरा केस, दूसरी चीज, मेरी बात सुनो। अब यही वाला बैग एक बार मैं यहां से छोड़ता हूं और एक बार यहां से छोड़ता हूं सेकंड टाइम में, किस केस में ज्यादा चोट लगेगी देवांश को? फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में ज्यादा लगेगी। अब एक चीज देखो, जब ये बैग फर्स्ट वाले केस में देवांश से टकराएगा तो उस वक्त स्पीड टकराने की ज्यादा होगी सेकंड वाले से, यस और नो? भाई ज्यादा ऊपर से आ रहा है तो बैग की स्पीड ज्यादा होगी फर्स्ट वाले केस में, यानी कि स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब एक और काम कर लेते हैं। मैंने क्या करा, देवांश की आंखें खोल दी भाई, पट्टी हटा दी, पट्टी हटा दी। अब ये बैग जब इसकी तरफ आ रहा है, देवांश की तरफ, ठीक है, तो अब देवांश क्या करेगा? देवांश यहां से जा नहीं सकता है, बस इसे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये पता क्या करेगा, मेरी बात सुनो, जा नहीं सकता मैंने बोल दिया, देवांश को ना यहां गाड़ दिया हमने मिट्टी में, नहीं हिलने देंगे, ठीक है। अब क्या कहानी, ये क्या करेगा, जब बैग इसकी तरफ आएगा तो बैग को ऐसे करके रिसीव करेगा, जैसे आप क्रिकेट की बॉल कैच करते हो, यस और नो? आप इसका टक्कर होने का टाइम क्या करोगे, बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? जैसे बॉल आती है, क्रिकेट बॉल कैच करते हो तो आप हाथ को पीछे ले जाते हो, दैट इज यू इंक्रीज टाइम ऑफ इंपैक्ट। और टाइम ऑफ इंपैक्ट जब आप इंक्रीज करते हो तो आपके हाथ में चोट कम लगती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ इंपैक्ट, यस और नो? अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, टाइम कम है। अगर देवांश बेचारा यहां पर देख ही नहीं पाता, बैग आ रहा है उसकी तरफ, तो इतनी जोर से लगेगा ना, कभी देखना अचानक जब कोई आपको मारता है तो आपको चोट ज्यादा लगती है, और अगर जब क्या कहते हैं आपको पहले ही पता हो कि भाई ये मारने वाला है, तो आप क्या करते हो, डक कर लेते हो या इधर उधर कुछ ऐसा जुगाड़ करते हो कि आपको इंपैक्ट क्या लगे, कम लगे, टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाए। तो अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अपने आप कुछ ऐसा लॉजिक सा नहीं आ रहा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऊपर मोमेंटम नीचे टाइम, हाँ या ना? तो अब खेल क्या हमारे पास, ये कहानी आ गई हमारी। तो हमने ये बात तो तय कर ली कि जो फोर्स हो गया इंस्टेंटेनियस फोर्स, दैट इज dp बाय dt, एंड एवरेज फोर्स इज डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये कहानी आ गई। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो F इज इक्वल टू d अपॉन dt मास इंटू वेलोसिटी। ये होगा कि नहीं होगा, पहले देखो, मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं कि नहीं? अब एक मजेदार बात देखो, फोर्स हमारा मास और न्यूमरेटर में मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है या नहीं? अब आप एक चीज देखो, अब यहां पर 3 केसेस आते हैं। पहला केस देखो, अगर मैं इस मोबाइल को अपने ऐसे करके उठा के यहां लाता हूं तो क्या मोबाइल का मास बदल रहा है? पहले बताओ मुझे, मोबाइल का मास बदल रहा है बेटा? नहीं बदल रहा है। तो एक केस तो वो जब मास नहीं बदलेगा। दूसरा केस,
चलो पहले हम वो वाला केस ले लें। तो पहला केस, फर्स्ट केस, केस 1, इफ मास m इज कांस्टेंट, मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, तो अब जरा देखो, F इज इक्वल टू m, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, m dv बाय dt, ये आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? m dv बाय dt आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अब एक चीज देखो, इसी को हम m इंटू a लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये केस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तभी होता है जब मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इस केस में फोर्स इज पैरेलल टू dv वेक्टर और पैरेलल टू एक्सेलरेशन वेक्टर। यस और नो? अभी भी आ जाओ भाई, जिनको इसमें डाउट था, किसी को डाउट हो तो अभी बता दो भाई। फोर्स dv के पैरेलल है और a के पैरेलल है। ठीक, किसी को डाउट नहीं है? बढ़िया। अब ये तो हो गया केस 1, ठीक है। दूसरे केस पे आते हैं बेटा। दूसरा केस सुनो। आप एक बात बताओ, कभी फायर ब्रिगेड वाले को, मतलब जो फायर इंजन होता है, उसका जो होस पाइप होता है, जब पानी उससे फेंका जाता है, उसके होस पाइप को कभी किसी ने पकड़ा है? ले, कुछ लोग कह रहे हैं जी पकड़ा है। जिन्होंने पकड़ा है भाई, ठीक है, ये पक्का गुरुकुल वाले होंगे जिन्होंने पकड़ा है, हाँ या ना? गुरुकुल वाला तुमने शायद होल्ड किया हो। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, अगर पानी खोल दिया जाए तेज स्पीड से, उसको पकड़ सकते हो भाई? वो पता बड़ी तेजी से ऐसे ऐसे हिलता डुलता है, बहुत तेजी से, और वो बना होता है कॉपर का, इतना भारी होता है कि अगर हमें लग जाए तो दांत टूट जाएंगे सारे के सारे। यस और नो? हाँ, रिकॉइल वेलोसिटी बहुत तेज होती है उसकी। अब मेरी बात सुनो, दूसरा केस हम ये ले रहे हैं, केस 2, या एक और चीज देखो, वो जो फायर इंजन से जब होस पाइप से पानी फेंका जाता है, पुलिस वाले करते हैं, जब किसी क्या कहते हैं, भीड़ को दूर भगाना होता है, तो होस पाइप से पानी फेंकते हैं, पानी लोगों को लगता है, लोग भाग जाते हैं। इसका मतलब पानी से चोट लगती होगी तभी लोग भागते हैं। यस और नो? तो यानी कि फोर्स जरूर है। तो इसमें क्या हो गया, केस 2, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट देयर इज rate of flow of mass। आप एक बात देखो, ये होस पाइप है, सपोज इस होस पाइप का जो नोजल है उसको हमने घुमा दिया। आप नल की टोटी भी होती है, नल को एक बार घुमा के छोड़ दो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी आता है नीचे कि नहीं आता? जरा बताना मुझे। आता है। तो यानी कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इससे जो मास निकल रहा है वो पर यूनिट टाइम कुछ ना कुछ निकल ही रहा होगा। मान लो 1 सेकंड में 100 ग्राम निकल गया, तो dm by dt इज व्हाट, 100 ग्राम पर सेकंड। अरे यस और नो? तो अब जरा देखो, अब इसमें v कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू v dm by dt। फोर्स इज v dm by dt। मास नहीं क्लियर हुआ जिया, आज नल खोलना वॉश बेसिन का, और एक चीज देखना, और 15-15 नहीं, 2-2 मिनट के लिए एक ग्लास नीचे रख लेना, 2 मिनट में या आधे मिनट के लिए, या बर्तन से रख लेना, आधे मिनट में वो बर्तन कुछ भरेगा, फिर अगला बर्तन लाना, आधे मिनट में उतना ही वो बर्तन भरेगा, आधे मिनट में उतना ही वो बर्तन भरेगा। तो जितना मास पर आधा मिनट वो बर्तन भर रहा है, दैट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, जो नल से निकला है। जी या? ठीक है, मतलब पानी क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है कुछ रेट से,
अब आप टोटी को थोड़ा ज्यादा कर दो तो बड़ी तेजी से निकलता है, टोटी को बंद कर दो पानी निकलेगा नहीं, डीएम बाई dt 0 हो गया। यस और नो? अब सुनो भाई, तो अब यहां पर देखो तो वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर आ गया, एफ यहां पर पैरेलल हो गया किसके? वेलोसिटी के। एफ यहां पर पैरेलल हो गया किसके? वेलोसिटी के। अरे भाई रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये बाहर गया, और मास का रेट ऑफ फ्लो है, रेट मतलब टाइम के साथ तो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस रेट से निकल रहा है, ठीक है। अब एक बालक कह रहा है ये अभी भी वहीं अटका पड़ा है, कॉटन और ब्रिक का मास बराबर हो तो भाई बैग भी बड़ा सा ले आइए कॉटन के लिए बराबर करने के लिए, ठीक है। मैंने कहा था तुम्हारा स्कूल बैग ही लूंगा मैं, ठीक। चलो आज इतना ही करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे इस पे, क्लियर है? चलो